आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम बीकॉम पार्ट 2 स्टूडेंट्स। बेटा एडवांस अकाउंटिंग में हमारा ब्रांच का चैप्टर चल रहा था और हमने ब्रांच के चैप्टर में अब तक ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैंडआउट्स के, जिनमें से कुछ मैंने आपको कराए हैं और कुछ आपने असाइनमेंट के तौर पे किए हैं। इसमें मैं आपको बेटा बता दूं कि आपके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके पेपर में भी सबसे ज़्यादा आते हैं, वो क्वेश्चन नंबर 5, 6 और क्वेश्चन नंबर 7, 8। यानी 5 के बाद 6 तो 5 जैसे ही है और 7 के बाद 8 भी 7 जैसा है। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7, ये दो क्वेश्चन आपके सबसे ज़्यादा पेपर में आते हैं और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और मैंने आपको एक बात ये भी बताई थी बेटा कि परसेंटेज अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन की मोस्ट ऑफ द टाइम गिवन होती है, लेकिन ये अबव कॉस्ट की बेस पर होती है, यानी 20% अबव कॉस्ट। तो फिर अगर वो 20% अबव के कॉस्ट कहता है या 20% ऑन कॉस्ट कहता है, तो इस परसेंटेज को हम 20/100 नहीं बोलेंगे, बल्कि 20/120 बोलेंगे या 25/125 बोलेंगे। और अगर वो क्वेश्चन में आपको परसेंटेज नहीं बताता, अबव कॉस्ट परसेंटेज नहीं बताता, आपको खुद निकालनी होती है, जो कि हमने अब तक सिर्फ एक ही सवाल में निकाली है। तो वो जो परसेंटेज हम खुद कैलकुलेट करते हैं, लेट सपोज अगर वो 20% आंसर आता है उसका, तो उसको हम 20/100 कहेंगे। यानी हम जो परसेंटेज निकालते हैं वो अपॉन 100 होती है, और अगर वो आपको अबव कॉस्ट बताता है तो वो 20/120 होती है। तो ये थोड़ी सी पिछली बातें थी जो कि मैंने रिकॉल कर दी हैं। नाउ अब स्टार्ट करेंगे हम इनकम स्टेटमेंट ऑफ ब्रांच, इनकम स्टेटमेंट ऑफ हेड ऑफिस एंड कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट। होता है क्या बेटा कि ब्रांच अपनी इनकम स्टेटमेंट अलग बनाता है, हेड ऑफिस अपनी इनकम स्टेटमेंट अलग बनाता है, और इन दोनों की मिलाकर एक कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट भी बन सकती है। तो इसके लिए आप बिल्कुल अपने चैप्टर के पहले पेज पे आइए, पेज नंबर 63। तो आपको फॉर्मेट नज़र आ रहा है ब्रांच की इनकम स्टेटमेंट का, फिर उसी के नीचे आपको फॉर्मेट नजर आ रहा है हेड ऑफिस की इनकम स्टेटमेंट का, और उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आपको नजर आ रहा है कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट। कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट का मतलब जब आप ब्रांच और हेड ऑफिस दोनों की इनकम स्टेटमेंट को ज्वाइंटली बनाएंगे, कंबाइंड बनाएंगे, तो वो कहलाती है कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट। फिलहाल मैं कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट की बात नहीं कर रहा, अभी मैं बात कर रहा हूं सिर्फ ब्रांच की इनकम स्टेटमेंट की और हेड ऑफिस की इनकम स्टेटमेंट की। तो बेटा ब्रांच की इनकम स्टेटमेंट और हेड ऑफिस की इनकम स्टेटमेंट में एक नॉर्मल इनकम स्टेटमेंट के मुकाबले में क्या फर्क है? ऑलमोस्ट इन दोनों इनकम स्टेटमेंट के फॉर्मेट्स बिल्कुल वही हैं जैसे कि आप लोगों ने आज अब से पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट के चैप्टर में इनकम स्टेटमेंट पढ़ी, पार्ट 1 के अंदर आपने इनकम स्टेटमेंट पढ़ी, और आप में से जो बच्चे कॉमर्स का बैकग्राउंड रखते हैं उन्होंने फर्स्ट ईयर के अंदर इनकम स्टेटमेंट पढ़ी। तो जो इनकम स्टेटमेंट्स आप आज तक पढ़ चुके हैं ऑलमोस्ट वही इनकम स्टेटमेंट ब्रांच और हेड ऑफिस की भी हैं, बट थोड़ा सा जरा सा फर्क है। वो क्या फर्क है उसको हम अपनी इनकम स्टेटमेंट में देखेंगे, उसी वक्त देखेंगे जब हम ये सवाल कर रहे होंगे। तो मैं आपको पहले से जो है वो पूरी इनकम स्टेटमेंट एक साथ नहीं बता रहा हूँ। आप अपनी इस इनकम स्टेटमेंट को चाहें तो इस वीडियो को यहीं पर ही पॉज कीजिए और पहले इन दोनों इनकम स्टेटमेंट को देख लीजिए। जब आप इन दोनों इनकम स्टेटमेंट के फॉर्मेट्स को देखेंगे तो 97-98% आपको ये इनकम स्टेटमेंट वही लगेगी जो आप लोगों ने इससे पहले पढ़ी है। जहां थोड़ा सा फर्क है, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं आपको वहीं समझाऊंगा। तो आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और इनकम स्टेटमेंट दोनों की पहले फॉर्मेट देख लीजिए, फिर मेरे लेक्चर को आगे कंटिन्यू कीजिए। कंसोलिडेटेड अभी मैं बता ही नहीं रहा हूं, कंसोलिडेटेड इन दोनों का मिक्सचर है। जाहिर है जब ये आपको दो इनकम स्टेटमेंट बताऊंगा तो कंसोलिडेटेड बताना उस वक्त आपके लिए समझना ज्यादा आसान होगा। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, जिसके अंदर आज हम अपनी इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। नाउ इट्स क्वेश्चन नंबर 11। तो आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। द फॉलोइंग सेलेक्टेड बैलेंसेस टेकन फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस ऑफ हेड ऑफिस एंड इट्स ब्रांच ऑन December 31, 2015। आपको ये हेड ऑफिस और ब्रांच के दो अलग अलग कॉलम नजर आ रहे हैं, और इनके तमाम वो आइटम जो कि ट्रायल बैलेंस में हैं, कुछ के हेड ऑफिस और ब्रांच दोनों में हैं, और कुछ के सिर्फ हेड ऑफिस में है तो ब्रांच में नहीं है, ब्रांच में है तो हेड ऑफिस में नहीं है। बहरहाल फिर इसी ट्रायल बैलेंस के अंदर ही आपको एक एडजस्टमेंट डाटा नजर आ रहा है। ये बेसिकली ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं होता, एडजस्टमेंट डाटा आपको पता है कि ट्रायल बैलेंस से बाहर होता है।
ये वही एडजस्टमेंट डाटा है जो कि आप लोग अपनी इनकम स्टेटमेंट में पहले पढ़ चुके हैं। जैसे एडजस्टमेंट में कुछ आपको एंट्रीज बताई जाती हैं, हाउएवर वहाँ पे हम ये एंट्रीज प्रॉपरली बनाते थे। यहाँ पर हम ये एंट्रीज बनाएंगे नहीं क्योंकि हमसे ये एडजस्टिंग एंट्री बनाने को नहीं कहा जा रहा, लेकिन जो एडजस्टमेंट्स हो रही हैं वो जहन में रखेंगे। ये कोई इतनी ज़्यादा टिपिकल एडजस्टमेंट्स नहीं है, इसलिए एडजस्टमेंट आपको मैं उसी वक्त बताऊंगा जब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। तो रेंट एक्सपेंस तक ट्रायल बैलेंस है, उसके बाद 3-4 चीज़ें आपकी एडजस्टमेंट की हैं। रिक्वायर्ड में कहते हैं आपसे प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट ऑफ हेड ऑफिस एंड ब्रांच। अब सुन लीजिए, जब आपसे वो हेड ऑफिस और ब्रांच दोनों की इनकम स्टेटमेंट पूछे तो आपने हमेशा पहले ब्रांच की इनकम स्टेटमेंट बनानी है, हेड ऑफिस की बाद में बनानी है। वजह क्या है, इसकी वजह भी मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा जब प्रॉपर क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन बेहतर यह है कि आप हेड ऑफिस की इनकम स्टेटमेंट पहले ना बनाएं, पहले आप ब्रांच की बनाएं। क्यों बनाएं ब्रांच की? जब मैं ब्रांच की इनकम स्टेटमेंट बना के हेड ऑफिस पे आऊंगा तो मैं वहां पे बताऊंगा कि मैंने पहले ब्रांच की क्यों बनाई। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। फॉर्मेट आपके सामने है, फॉर्मेट आप अपने सामने रखेंगे और मैसेज नाम नहीं मालूम हमें, बना रहे हैं हम इनकम स्टेटमेंट, बल्कि पूरा लिखेंगे ब्रांच इनकम स्टेटमेंट, और फॉर द ईयर एंडेड December 31st, 2015। ओके, 3 कॉलम हमें ड्रॉ करने। अच्छा, इस इनकम स्टेटमेंट को बनाते वक्त जो इनकम स्टेटमेंट आप लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं, एक नॉर्मल इनकम स्टेटमेंट पार्ट 1 में और इनफैक्ट पार्ट 2 के भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपने पढ़ी है, तो उसका भी फॉर्मेट ध्यान में रखिएगा। तो ऑलमोस्ट 90% से ज़्यादा ये वही इनकम स्टेटमेंट है। तो एज यूजुअल सबसे पहले लिखेंगे हम सेल्स। फॉर्मेट में लिखा हुआ है सेल्स नेट, लेकिन आपको ये मालूम है कि जब हम सेल्स लिखते हैं तो नेट बनानी पड़ती है, नेट गिवन नहीं होती। और नेट बनाने के लिए हम सेल्स रिटर्न और सेल डिस्काउंट माइनस करते हैं। तो आपने सेल्स के नीचे अलग से रिटर्न डिस्काउंट माइनस करना है। मैंने फॉर्मेट में डायरेक्ट नेट लिख दिया है, सही है। तो अब इसके लिए आप जाके देखिए, क्वेश्चन में आपको नजर आ रही है सेल्स रेवेन्यू, और चूंकि हम ब्रांच की बना रहे हैं तो आपने ब्रांच का रेवेन्यू लिखना है 1,52,000। तो ये लिखा आपने सेल्स रेवेन्यू 1,50,000। इसमें से हम 2 चीजें माइनस करते हैं, एक सेल्स रिटर्न और एक सेल डिस्काउंट। हमारे पास सेल्स रिटर्न जो है वो हेड ऑफिस में है, ब्रांच में नहीं है, लेकिन जो सेल डिस्काउंट है वो ब्रांच में है, हेड ऑफिस में नहीं है। तो चूंकि हम ब्रांच की इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं तो इसलिए हम यहां पे लिखेंगे सेल्स डिस्काउंट ओनली फॉर ब्रांच, एंड नाउ वी गेट नेट सेल विच इज 1,50,000। बेटा जब हम ब्रांच की इनकम स्टेटमेंट बना रहे होंगे तो हेड ऑफिस के तमाम आइटम इग्नोर कर देंगे, जब हेड ऑफिस की इनकम स्टेटमेंट बना रहे होंगे तो ब्रांच के आइटम्स को इग्नोर कर देंगे, सही है। और जब कंसोलिडेटेड बना रहे होंगे तो फिर दोनों का आइटम मिला कर लेंगे। अब इसके बाद आप इसमें से लेस करेंगे क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की हेडिंग। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सबसे पहली चीज क्या आती है, ओपनिंग स्टॉक या मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, ओपनिंग या बिगिनिंग। तो आपके पास मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगिनिंग है, ब्रांच की है 25,000। फिर आप इसके अंदर एक और सब हेडिंग डालेंगे, दैट इज एट नेट परचेजेस। और नेट परचेज में हमारे पास सबसे पहले है परचेजेज विच इज 90,000। परचेज का होने का मतलब क्या है कि ब्रांच इज ऑथोराइज्ड टू परचेज फ्रॉम लोकल मार्केट इटसेल्फ। ब्रांच खुद भी लोकल मार्केट से परचेज करने का उसको ऑथराइजेशन है, यानी ब्रांच टोटली हेड ऑफिस की शिपमेंट पे भरोसा नहीं रखता बल्कि खुद से भी कुछ खरीद सकता है। अच्छा, ये बताने का मकसद क्या है, ये बताने का सिर्फ इसलिए ये मकसद है कि जब एट दी एंड वो आपको एंडिंग स्टॉक बताएगा ना तो उसमें हमें डाउट हो सकता है कि जो एंडिंग स्टॉक एट दी एंड बचा है
मे बी इसमें से कुछ पोर्शन वो हो जो कि ब्रांच की अपनी परचेज में से बचा हो और कुछ पोर्शन वो हो जो कि हेड ऑफिस की शिपमेंट वाले जो है वो स्टॉक में से बचा हो। जब आपको ऑथराइजेशन नहीं होगी परचेज करने की तो फिर तो इसका मतलब है जो कुछ भी बचा होगा वो हेड ऑफिस की शिपमेंट वाला ही बचा होगा और सब पे ओवर वैल्यूएशन होगा। लेकिन अगर आपके कुछ अपने बचे हुए स्टॉक में अपने स्टॉक में से भी कुछ बचा होगा तो फिर वहां पे आपको बहुत ख्याल रखना होगा, क्योंकि ओवर वैल्यूएशन सिर्फ हेड ऑफिस की शिपमेंट वाले स्टॉक पर तो होता है, हमारे अपने खरीदे हुए स्टॉक पर नहीं होता। बहरहाल फिर आप इसके अंदर ऐड करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन या कैरेज इन, जो कि हमारे पास नहीं है, तो इसमें से आप माइनस करेंगे परचेज रिटर्न और परचेज डिस्काउंट। तो हमारे पास यहाँ पे परचेज है, परचेज डिस्काउंट हेड ऑफिस में तो है लेकिन ब्रांच में नहीं है, और परचेज रिटर्न एंड अलाउंस भी नहीं है। इसका मतलब है कि मुझे यहाँ पे नेट परचेज की हेडिंग डालने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नेट परचेज बनाने के जो आइटम हमें चाहिए होते हैं उनमें से कोई भी आइटम गिवन नहीं है हमारे पास। नीदर वी हैव एनी परचेज रिटर्न एंड परचेज डिस्काउंट नॉर वी हैव एनी परचेज रिटर्न ट्रांसपोर्टेशन इन। तो जब कोई आइटम ही नहीं है इसका मतलब क्या है? परचेज हमारे लिए ऑलरेडी नेट है। तो हम चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे ऐड परचेजेस और आगे लिख दिया मैंने नेट, और वो परचेज कितनी है? 90,000। तो इसलिए प्रैक्टिकली हमें अपने इस पहले वाले कॉलम की भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप फॉर्मेट में जाके देखें तो फॉर्मेट में जहां पर नेट परचेज लिखी है, अब फॉर्मेट में तो चूंकि नेट परचेज मैंने पूरी कैलकुलेट की है, परचेज एट ट्रांसपोर्टेशन इन इज इक्वल टू टोटल डिलीवर्ड कॉस्ट लेस परचेज रिटर्न लेस परचेज डिस्काउंट देन नेट परचेजेस। तो नेट परचेजेस के फौरी बाद हमारा आंसर आता था कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। लेकिन अगर आप अपने ब्रांच के फॉर्मेट में जाके देखें तो यहाँ पे नेट परचेज के बाद मैंने एक और चीज ऐड की है और वो है शिपमेंट फ्रॉम हेड ऑफिस। यानी मैं ये कह सकता हूं कि इतना स्टॉक और इतनी परचेजेस, इतना स्टॉक ब्रांच के पास पहले से पड़ा होता है एज बिगिनिंग, इतनी ब्रांच ने खुद से परचेज की है। लेकिन ब्रांच सिर्फ अपनी परचेज पे डिपेंड नहीं करता बल्कि ब्रांच हेड ऑफिस की शिपमेंट को भी अपने स्टॉक में शामिल करता है। इसलिए परचेज के बाद आप इसमें ऐड कर देंगे शिपमेंट फ्रॉम हेड ऑफिस, क्योंकि जब ब्रांच कुछ बेचेगा तो अपने खरीदे हुए माल में से भी अपने स्टॉक में से भी बेचेगा और जो हेड ऑफिस की शिपमेंट आएगी उसमें से भी बेचेगा। तो ये पहला चेंज है जो कि आपकी इस इनकम स्टेटमेंट में एक नॉर्मल इनकम स्टेटमेंट के मुकाबले में आया। वो क्या है कि आप अपनी नेट परचेज के बाद इसमें ऐड करेंगे शिपमेंट फ्रॉम हेड ऑफिस, और फिर अगर उसी शिपमेंट में से आपने कुछ शिपमेंट रिटर्न कर दी तो जाहिर है कि वो आप बेचेंगे नहीं, वो आपकी जो है वो शिपमेंट का हिस्सा नहीं रहेगा, तो आप लेस कर देंगे शिपमेंट रिटर्न टू हेड ऑफिस। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप वापस जाएं क्वेश्चन में तो आपको इसके अंदर शिपमेंट रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस यानी गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस तो नजर आ रही है लेकिन रिटर्न नहीं है। तो आपने कितनी गुड्स रिसीव की हैं हेड ऑफिस से? 80,000 की। तो ये आपने इसमें ऐड कर दिया अगेन शिपमेंट फ्रॉम हेड ऑफिस 80,000। सही है। अगर इसमें से कुछ रिटर्न होती तो मैं इस 80 को पहले फर्स्ट कॉलम में लिखता और रिटर्न वाली माइनस करता, अभी जो नेट आंसर आता वो यहाँ लिखता। लेकिन रिटर्न इसमें नहीं है तो इसका मतलब है कि हमने अपनी परचेज किया और हमें हेड ऑफिस से शिपमेंट मिली है। सही है। अच्छा, एक चीज की कंफ्यूजन हो सकता है आपको हो रही हो कि सर ऊपर लिखा हुआ है गुड्स सेंड टू ब्रांच। गुड्स सेंड टू ब्रांच को हम कह सकते हैं शिपमेंट सेंड टू ब्रांच। वो हेड ऑफिस के कॉलम में 64,000, लेकिन यही शिपमेंट यानी यही गुड जब ब्रांच रिसीव करता है तो वो करता है 80,000 पे। तो आप समझ गए होंगे कि बीच में जो 16,000 का डिफरेंस है वो क्या है? अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन। चूंकि अभी मैं ब्रांच की बात कर रहा हूँ, ब्रांच की इनकम स्टेटमेंट बना रहा हूँ, तो ब्रांच को तो पता ही नहीं होता कि ये ओवी क्या चीज होती है। इसलिए यहाँ पर हम वो अमाउंट देंगे जिस अमाउंट को उसने रिसीव किया यानी बिल्ड प्राइस 80,000। सही है। वो जो डिफरेंस वाली बात है उसमें मैं वापस आऊंगा लेकिन अभी इसकी जरूरत फिलहाल नहीं है। अब हम इन तीनों को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। अमूमन ये कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल सिर्फ बिगिनिंग स्टॉक और परचेज को ऐड करके आता है। लेकिन ब्रांच अकाउंटिंग के अंदर ब्रांच की इनकम स्टेटमेंट में आपने जो शिपमेंट रिसीव किया उसको भी ऐड करेंगे, उसके बाद लिखेंगे। तो 90 और 80 170 170 एंड 25 195 1,95,000। अब आप इसमें से लेस कर देंगे एंडिंग स्टॉक या मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग, वो भी सिर्फ ब्रांच की। तो नीचे आ जाइए, नीचे आपको ब्रांच की एंडिंग इन्वेंट्री नजर आ रही है 20,000
ये आपने लिख दिया 20,000। अब अगेन एक मिसकॉन्सेप्ट या एक कंफ्यूजन आपके जहन में आ सकती है कि सर इस एंडिंग स्टॉक पे तो ओवर वैल्यूएशन भी होगा, और यकीनन होगा क्योंकि जाहिर है इसने हेड ऑफिस से भी शिपमेंट ली थी, उसमें से भी माल बच सकता है। तो चूंकि अभी मैं ब्रांच की इनकम स्टेटमेंट बना रहा हूं और ब्रांच को कुछ पता ही नहीं होता कि ओवर वैल्यूएशन चीज क्या है, इसलिए ब्रांच की इनकम स्टेटमेंट बनाते वक्त आपने ये ओवर वैल्यूएशन वाली चीज को जहन में रखना ही नहीं है, इसलिए इसको बिल्कुल छोड़ दीजिए। जो अमाउंट जिस वैल्यू में उसको एज इट इज आके लिख दीजिए। तो अब आपके पास जो आंसर आएगा उसको हम क्या नाम देंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। 195 में से 20,000 माइनस कर दीजिए तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1,75,000 एंड देन 1,50,000 जो कि आपकी सेल है, इसमें से आप माइनस कर देंगे जो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, तो आपके पास क्या आंसर आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। और चूंकि ये आपका आंसर नेगेटिव में आ रहा है तो इसको ग्रॉस प्रॉफिट के बजाय क्या बोलेंगे हम, ग्रॉस लॉस। कितना आया ये, 25,000। सही है जी। अब हम इसमें से लेस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस, बट रिमेंबर चूंकि हम यहाँ पे ब्रांच की इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं इसलिए ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी हम सिर्फ ब्रांच के ही माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो पहला ऑपरेटिंग एक्सपेंस है ब्रांच का वो क्या है, सैलरी एक्सपेंस है 5,000। लेकिन अगर आप नीचे देखें तो नीचे आपको एक्रूड सैलरी नजर आ रही है 1,000, तो एक्रूड को ऐड करते हैं और उसी के नीचे प्रीपेड है वो माइनस करते हैं। लेकिन चूंकि प्रीपेड ब्रांच में नहीं है तो वो माइनस नहीं करेंगे, सिर्फ एक्रूड को ऐड करेंगे। तो ये लिखा आपने यहाँ पे सैलरी एक्सपेंस, ऊपर है ब्रांच की सैलरी 5,000 और नीचे एक्रूड है ब्रांच की 1,000। प्रीपेड नहीं है इसलिए इसको रहने दीजिए। ये आ गया आपका 6,000। देन अगेन रेंट एक्सपेंस, ऊपर सिर्फ हेड ऑफिस का है ब्रांच का नहीं है तो नहीं आएगा। फिर इसके बाद नीचे सिर्फ एक एक्सपेंस रह गया दैट इज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और वो है 500। तो ये लिखा आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 500 और ये आ गया आपके टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 6,500। और चूंकि आपका ग्रॉस लॉस था माइनस में, तो जब आप अपने इस ग्रॉस लॉस में से अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये बन जाएगा आपका 31,500 नेट लॉस ऑफ ब्रांच। तो ये आपकी फिलहाल ब्रांच की इनकम स्टेटमेंट थी। अब हम चलते हैं अपनी हेड ऑफिस की इनकम स्टेटमेंट की तरफ और फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैंने यहाँ पे ब्रांच की इनकम स्टेटमेंट पहले क्यों बनाई और हेड ऑफिस की बाद में क्यों बनाई। तो आइए अब हम बनाते हैं हेड ऑफिस की इनकम स्टेटमेंट। मैसर्स हेड ऑफिस इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड December 31st 2015। यहाँ पे भी हम ऐसे ही 3 कॉलम्स ड्रॉ कर लेते हैं। बेटा मैंने यहाँ पे एक कॉलम इजाफी हो रहा था तो उसको मैंने जो है वो अंदर कर दिया ताकि जगह मुझे ज़रा ज़्यादा मिल जाए। ओके, अब हम बात करते हैं हेड ऑफिस की इनकम स्टेटमेंट की। हेड ऑफिस की जब इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो ऑब्वियसली अब हम सारे आइटम हेड ऑफिस के लेंगे और हेड ऑफिस की इनकम स्टेटमेंट में भी आगे जाके थोड़ी सी चेंजेस आएंगी, इसलिए जो आपने इनकम स्टेटमेंट के पुराने फॉर्मेट याद कर रखे हुए हैं उन्हीं में बस ये एक दो जो है वो चेंजेस आपने करनी है तो आपको इनकम स्टेटमेंट याद हो जाएगी दोनों की। आ जाइए अब अपने क्वेश्चन पे और अब हम देखते हैं हेड ऑफिस के बारे में। हेड ऑफिस के फॉर्मेट के मुताबिक अगेन यहाँ पे भी हमने नेट सेल लेनी है, बट यहाँ पे भी नेट सेल लेने के लिए हमें सेल्स रिटर्न और सेल डिस्काउंट माइनस करना पड़ेगा। तो ये आ गई आपकी सेल्स और सेल कितनी है हमारी 3,05,000। अब इसमें से माइनस करेंगे सेल्स रिटर्न एंड सेल डिस्काउंट। तो हमारे पास हेड ऑफिस का सिर्फ सेल्स रिटर्न है, डिस्काउंट नहीं है, तो ये आपने माइनस कर दिया सेल्स रिटर्न
दैट इज 5000। तो ये आपका आंसर आ गया। नेट सेल्स कितनी बनी? 3 लाख। अब इसमें से आप लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सबसे पहले लिखते हैं हम ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग इन्वेंट्री या मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगिनिंग, और वो ओपनिंग स्टॉक आपने लेनी है हेड ऑफिस की 29,000। फिर इसके बाद वहां पे तो हमें नेट परचेज बनाने की जरूरत पेश नहीं आई थी, क्योंकि वहां पे जो परचेज थी वो ऑलरेडी नेट थी, क्योंकि उसमें नेट परचेज नेट बनाने के कोई आइटम गिवन नहीं थे। यहाँ पे हमें नेट परचेज बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो हमारी परचेज है वो है 2 लाख। इसको हम कहते हैं कि ये ग्रॉस परचेज है 2 लाख। फिर हम इसमें ऐड करते हैं अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट ट्रांसपोर्टेशन इन, जो कि नहीं है। फिर माइनस करते हैं परचेज रिटर्न और परचेज डिस्काउंट। तो हमारे पास परचेज डिस्काउंट है और वो है 5000। तो ये आपने माइनस कर दिया परचेज डिस्काउंट 5000। तो ये आपका आंसर आ गया नेट परचेजेस। और ये नेट परचेज कितनी आई आपकी? 1,95,000। अब आप इन दोनों को ऐड कर लेंगे। यहां पर मैंने शिपमेंट को ऐड करने के बाद लिखा था कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। यहां पे मैं वैसे ही बिगिनिंग और परचेज को ऐड करने के बाद ही लिख दूंगा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। तो 1,95,000 में 29,000 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2,24,000। सही है। लेकिन अब हम यहाँ पे डायरेक्ट मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग माइनस नहीं करेंगे, बल्कि फॉर्मेट के मुताबिक अब हम इसमें से वो शिपमेंट माइनस करेंगे जो हेड ऑफिस ने यहां से वहां भेजी थी। यानी हम ये कह सकते हैं कि हेड ऑफिस के पास अपना ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ था 29,000 और 1,95,000 की इसकी अपनी परचेज भी थी। तो इसके पास टोटल इतनी कॉस्ट की गुड्स मौजूद थी, सेल करने के लिए अवेलेबल थी। अब इसने कुछ सेल की होंगी, कुछ इसने उठा के यहाँ पे शिपमेंट कर दी होगी। तो जो इसने यहाँ पे शिपमेंट के तौर पे भेज दी होगी तो जाहिर है वो आपको क्या करनी पड़ेगी? माइनस करनी पड़ेगी। तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो इसके लिए अब आप फॉर्मेट में जाके देखिए क्या लिखा हुआ है, शिपमेंट टू ब्रांच। क्या लिखा हुआ है? शिपमेंट टू ब्रांच। अब जाहिर है जब आप शिपमेंट टू ब्रांच लिखेंगे तो इसके लिए अब आपको क्वेश्चन में जाके शिपमेंट टू ब्रांच यानी गुड्स सेंट टू ब्रांच का हेड ऑफिस वाला कॉलम देखना पड़ेगा। अगर आप अपने हेड ऑफिस वाले कॉलम को देखें तो हेड ऑफिस वाले कॉलम में ये गुड्स जो आपने शिपमेंट की थी ब्रांच को वो 64 की थी इसके रिकॉर्ड के मुताबिक। लेकिन जब इसी ने ये रिसीव की थी तो 80 की थी, क्योंकि बीच में ओवर वैल्यूएशन था, इसलिए ब्रांच तो अपने पास ओवर वैल्यूएशन के साथ मिला के टोटल अमाउंट पे रिसीव करेगा। लेकिन जब यही आप उसको सेंड कर रहे होंगे तो आप अपनी असल प्राइस पे लिखेंगे। तो इसलिए जब मैं लेस करूंगा शिपमेंट टू ब्रांच, तो ये मैंने लेस किया शिपमेंट टू ब्रांच या गुड्स सेंट टू ब्रांच, तो मैं किस कॉस्ट पे करूंगा? उस कॉस्ट पे जितने में मैंने उसको भेजी थी। तो मैंने उसको कितनी कॉस्ट पे भेजी थी? सेंड की थी 64,000। तो अब जो मेरे पास आंसर आएगा उसको हम क्या नाम देंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो 2,24,000 में से माइनस कर देंगे हम 64। तो ये आ गया आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,60,000। और अब आप इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट। और ये आ गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना? 3 लाख में से 160 माइनस किए 1,40,000। तो बेटा आज की क्लास को हम यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट पे खत्म कर रहे हैं। इंशाल्लाह अगली क्लास में, कल वाली क्लास में हम इसको यहीं से स्टार्ट करेंगे और इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो कल की क्लास का इंतजार कीजिए। इस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।